Hey everyone, I welcome you all to your favorite channel, The Black Code. In this video, we are going to discuss about the terms jurisdiction and its type. टाइप्स ऑफ jurisdiction जानने से पहले क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि आखिर jurisdiction होता क्या है? तो अगर एक ब्रीफ सी डेफिनेशन चाहते हैं आप, then we can say jurisdiction is power of court to take cognizance of an offense. किसी ऑफेंस को कॉग्निजेंस में लेने की और उसके कॉज ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने की जो कोर्ट की पावर होती है उसी को हम कहते हैं jurisdiction. अगर एक ऑफिशियल डेफिनेशन आप चाहते हैं तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं. अ कोर्ट्स पावर टू डिसाइड अ केस और इशू अ डिक्री. जो कोर्ट की पावर है किसी मैटर को डिसाइड करने की या उस पर डिक्री इशू करने की, उसी को हम कहते हैं ज्यूरिडिक्शन. अगर किसी लॉ को हम पढ़ते हैं तो उसमें जो जजेस की डेफिनेशन रहती है वो बहुत मायने रखती है. तो ज्यूरिडिक्शन की एक ऑफिशियल जो डेफिनेशन थी वो हृदयाल नाथ रॉय वर्सेस अखिल चंद्रा रॉय का जो केस था 1 जून 1928 का, उसमें एक बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन दी कलकत्ता हाई कोर्ट ने. उसमें कहा गया jurisdiction may be defined as judicial power of court. जो jurisdiction है वो एक तरीके से कोर्ट की जुडिशियल पावर है टू हियर एंड डिटरमाइन द कॉज. किसी केस को सुनने की और उसके कॉज ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करने की और उसको एडजुडिकेट करने की. फिर से सुनिएगा, किसी केस को सुनने की, उसके कॉज को डिटरमाइन करने की और उस केस को एडजुडिकेट करने की जो पावर्स हैं उसी को हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन. दोस्तों, सीपीसी में 3 इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन है. सबसे पहला है जिसमें से टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जिसका मतलब होता है कि जो कोर्ट हैं वो अपनी टेरिटरी के भीतर के ही जो केस होंगे उनको इंटरटेन कर सकती है. कैसे? एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा. जैसे मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, तो जो लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सिर्फ लखनऊ के ही मैटर को इंटरटेन कर सकती है, ना कि सीतापुर या फिर बहराइच के मैटर को. वैसे ही अगर कोई हाई कोर्ट है जैसे लखनऊ हाई कोर्ट है तो वो सिर्फ जो उसकी टेरिटरी के भीतर का एरिया है सिर्फ उसी को इंटरटेन करेगी, ना कि महाराष्ट्र के किसी केस को. उसके बाद आता है पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन. पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन जिसको हिंदी में हम कहते हैं धन संबंधी क्षेत्राधिकार. दोस्तों, हर कोर्ट के लिए एक लिमिट बनाई गई है कि वो किस अमाउंट तक के केस को इंटरटेन कर सकती है. अगर जैसे कोई कोर्ट है, उसका अमाउंट है कि वो 50,000 तक के ही केस को इंटरटेन कर सकती है. इसके ऊपर का सब्जेक्ट मैटर उसमें इंटरटेन नहीं किया जाएगा. तो ऐसी कंडीशन को या ऐसे ज्यूरिसडिक्शन को हम कहते हैं पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन. उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन. सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कि सूट जिस भी मैटर से रिलेटेड है वो उसी टाइप की कोर्ट में जाएगा. जैसे अगर कोई बात है वो सिविल नेचर का है तो वो सिर्फ सिविल कोर्ट ही इंटरटेन कर सकती है, ना कि क्रिमिनल कोर्ट. उसके बाद एक और जो टाइप है वो छूट गया हमसे, जिसको हम कहते हैं अपीलेट या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि जब कोर्ट अपने ओरिजिनल शूट को इंटरटेन करती है तो उसको हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. और वहीं अगर वो अपील को सुनती है किसी दूसरी कोर्ट की जो उसकी सबॉर्डिनेट है तो उसको हम कहते हैं अपीलेट ज्यूरिडिक्शन. अपीलेट ज्यूरिडिक्शन जो है वो जैसे हमारी सिविल कोर्ट्स हो गई, हाई कोर्ट्स हो गई, ये सारी अपील्स को सुन सकती हैं. बट जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट हैं ये सिर्फ जो उनका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में केसेस आते हैं उन्हीं को इंटरटेन करती हैं. तो ये तो बात हो गई हमारे टाइप्स ऑफ ज्यूरिडिक्शन की. लेकिन अगर कोई कोर्ट है वो अपनी टेरिटरी के बाहर की या उसके एक्सटेंशन के बाहर की अगर कोई केस सुन रहा है या उसका जो पेक्यूनरी धन संबंधी क्षेत्राधिकार है उसके बाहर का कोई केस सुन रहा है या कोई ऐसा केस इंटरटेन कर रहा है जो उसके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में जो जजमेंट होगा वो वॉइड होगा या फिर वॉइडेबल होगा. ये डिपेंड करता है उस केस के सब्जेक्ट मैटर पे
और उस सर्कमस्टेंसेस पे जिसमें केस इंटरटेन किया गया है। दोस्तों, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन धन संबंधी वाद का क्षेत्राधिकार जो सेक्शन 15 है सीपीसी का, ये डील करता है विद द टर्म्स पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। Every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it। जो लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट होती है जो सूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट है, उसी के बिहाफ पे जो सूट है उस कोर्ट में जाता है। और इस तरीके के केस को हम कहते हैं द केस एट फर्स्ट इंस्टांस। जो केस की पहली सुनवाई है वो सबसे पहले लोवेस्ट ग्रेड की कोर्ट में जाएगी जो उस सूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट होती है। अब एक बात ये आती है कि आखिर ये वैल्यूएशन करेगा कौन, कि किस ज्यूरिसडिक्शन में या किस कोर्ट में कौन सा केस जाएगा। असल में उसकी वैल्यू तो डिफाइन रहती है कि कोर्ट किस लेवल तक का केस सुन सकती है, बट जो केस की वैल्यूएशन है वो कैसे की जाएगी कि केस कितनी वैल्यू का है। तो सबसे पहले जो प्लेंटिफ है वो वैल्यूएशन करता है सूट का फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को डिटरमाइन करने के लिए जो प्लेंटिफ है सबसे पहले वो डिटरमाइन करेगा कि उसका जो केस है वो कितनी वैल्यू का है और इस हिसाब से वो किस कोर्ट में जाना चाहिए। उसके बाद अगर जो प्लेंटिफ के द्वारा वैल्यूएशन है सूट का, अगर वो ओवर वैल्यूड हो जाता है, मतलब वैल्यू से ज्यादा उसने मेंशन कर दिया है, या अंडर वैल्यूड हो जाता है, मतलब जो केस की वैल्यू है उससे कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो वैल्यूएशन है उस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा जिसमें प्लेंटिफ ने अपना सूट इंटरटेन करने के लिए दिया है। अगर कोर्ट पाती है कि अमाउंट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, तो वो खुद से उसका वैल्यूएशन करके डिसाइड करेगा और प्लेंटिफ को बताएगा कि उसका जो केस है वो किस कोर्ट में इंटरटेन किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्लेंटिफ है, हालांकि इसको ये राइट दिया गया है कि वो फर्स्ट डिटरमाइन करेगा कि किस जुरिस्डिक्शन का केस है उसका या किस वैल्यू का केस है उसका, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो आर्बिट्रेरी उसकी वैल्यू करे और फिर उसके बाद वो खुद से डिसाइड करे कि किस कोर्ट में उसका केस फाइल होगा और कौन सी कोर्ट उसको इंटरटेन करेगी। सेक्शन 16, 17, 18, 19 और 20 ये पांचों सेक्शन बात करते हैं टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित। इसमें तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्शन 16 से 18 बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट से, और उसके बाद 19 में है सूट रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, और 20 में अदर सूट्स जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के इतर हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 16 देख लेते हैं। इट सेज द सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी shall be instituted where such immovable property is situated। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिस जगह पे स्थित होगी उसका सूट उसी क्षेत्र में या उसी क्षेत्र की कोर्ट में किया जाएगा। जैसे अगर मेरी प्रॉपर्टी लखनऊ में है तो उसका जो सूट इंस्टीट्यूट होगा, जो इंटरटेन होगा, सिर्फ वो लखनऊ की ही कोर्ट में या वहां की हाई कोर्ट में होगा, ना कि किसी और प्रदेश की या किसी और जिले की कोर्ट में। उसके बाद देखते हैं इट टॉक्स अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट विच रेस्पेक्ट्स टू। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी से संबंधित सूट है, उसके पार्टीशन का सूट है, फोरक्लोजर मतलब उसके बंधक या कोई अगर ऋण है उस पे उसके उगाही से संबंधित बात है, कोई सेल किया है अगर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके रिडेम्पशन से संबंधित बात है, इन केस ऑफ चार्ज अगर कोई उस पे केस है और या कोई और चार्ज है, मॉर्टगेज मतलब अगर कोई गिरवी किया है या गिरवी रखा है अपनी प्रॉपर्टी को तो उसका जो सूट होगा। फिर उसके बाद कंपेंसेशन अगर कोई है जो रॉन्ग कॉज में इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंटरटेन कर रहा है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंटरेस्ट अगर उसके किसी भी राइट्स या इंटरेस्ट की बात है, तो ये सारे जो सूट होंगे वो उस प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर ही होंगे जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है।
अगर कोई सूट फाइल किया जाता है फॉर द रिलीफ और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग कॉजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इस कंडीशन में जो केस होगा वो दो तरीके के ज्यूरिडिक्शन में फाइल हो सकता है। द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, जिस भी लोकल ज्यूरिडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, और उसके अलावा द डिफेंडेंट वॉलंटरी एंड एक्चुअली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली फॉर गेन्स। अगर किसी गेन के लिए कोई अपना बिजनेस रेगुलेट कर रहा है डिफेंडेंट, या किसी जगह पे वॉलंटरली और असल में रह रहा है उस स्थान पे, तो उन दोनों जो लोकल ज्यूरिडिक्शन है उनमें केस फाइल किया जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 17 देख लेते हैं। ये कहता है केसेस इन विच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि कोई प्रॉपर्टी है जो दो कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आ रही है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी अगर लखनऊ और उन्नाव बॉर्डर के बीच में है, और उसका कुछ पार्ट लखनऊ बॉर्डर में आ रहा है और कुछ पार्ट जो है वो उन्नाव में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो सूट होगा वो किसी भी कोर्ट में जिसमें की प्रॉपर्टी आ रही है, दोनों के द्वारा इंटरटेन किया जा सकता है। और जो सूट की वैल्यूएशन होगी, यहाँ पे देखिए, द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, द इंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। जो कोर्ट्स हैं उसी के द्वारा, जिसमें मैंने केस फाइल किया है, उसी के द्वारा सूट का वैल्यूएशन किया जाएगा और क्लेम उसके द्वारा कॉग्निजेबल होगा। सेक्शन 18, अ प्लेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन व्हेन द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट इज अनसर्टेन। क्या होगा अगर ये अनसर्टेन है कि किस कोर्ट का जुरिडिक्शन बन रहा है किसी मैटर में। जैसे अगर कोई वाद है वो लखनऊ, कानपुर और उन्नाव के बॉर्डर के बीच में होता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी कोर्ट इसको इंटरटेन करेगी? तो इसी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा हमको सेक्शन 18 में, जिसमें कहा गया है when there is a uncertainty with regard to local limits of the jurisdiction of court and any of the court has satisfied that there is a ground for uncertainty। अगर उन तीनों में से या उन चारों में से कोई भी कोर्ट सेटिस्फाई हो जा रही है कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी का ग्राउंड बन रहा है, तो इस कंडीशन में उस ग्राउंड को जो वो कोर्ट है उनमें से कोई एक कोर्ट उसको रिकॉर्ड करेगी उस ग्राउंड को, और उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी, एंड उसके बाद प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेगी और उस केस को इंटरटेन कर सकती है। और अगर वो कॉम्पिटेंट है तो वो केस को डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। फिर से समझिएगा आप, अगर कोई अनसर्टेनिटी है केस में लोकल ज्यूरिसडिक्शन को लेके, तो ऐसी कंडीशन में जो कोर्ट है उसकी अगर अनसर्टेनिटी से सेटिस्फाई हो जाती है, अगर उसको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ऐसी अनसर्टेनिटी बन रही है, तो उसको वो रिकॉर्ड करेगी, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, और अगर वो कॉम्पिटेंट है तो केस को डिस्पोज ऑफ भी कर देगी। और क्या होगा अगर जो कोर्ट है जो कॉग्निजेंस में ले रही है मैटर को, अगर वो रिकॉर्ड और स्टेटमेंट को जो अनसर्टेनिटी के हैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर रही है, तो फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन उठेगा किसी अपीलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में, तो पहली बात तो उस अपीलेट या रिविजनल कोर्ट के द्वारा ऐसा ऑब्जेक्शन अलाउ ही नहीं किया जाएगा। और अगर अपीलेट या रिविजनल कोर्ट सेटिस्फाई हो जा रही है कि हाँ यहाँ पे अनसर्टेनिटी का कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है, इस वजह से उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, और लगता है उस कोर्ट को कि यहाँ पे जो फेल्योर ऑफ जस्टिस है हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस कोर्ट के अपील को सुना जाएगा और उसके जुरिडिक्शन को लेके फिर से वाद तय किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 19, अभी तक हम बात कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके, लेकिन सेक्शन 19 में हम बात करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके। कैसे कंपेंसेशन मिलेगा अगर कोई पर्सन को या प्रॉपर्टी को रॉन्ग कॉजेज से कोई नुकसान हो रहा है, तो यही जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 19। सेक्शन 19 में दोस्तों दो कंडीशन हैं, वेयर द रॉन्ग was done and where the defendant voluntarily reside।
डिफेंडेंट वॉलंटरी resides और कैरीज ऑन हिज बिजनेस। तो अगर ऐसी कंडीशन है, एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, अगर ए एक पर्सन है जो दिल्ली में रहता है, रेजाइड्स वाली कंडीशन आ गई यहाँ पे, एंड बीट्स बी इन बेंगलोर, और बी को बेंगलोर में पिटाई कर देता है वो, तो बी में इंस्टीट्यूट द सूट आइदर इन दिल्ली और बेंगलोर। तो दिल्ली या बेंगलोर में से, दोनों में से कहीं पे भी सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। क्या बताया था मैंने इसमें? पहली चीज, वेयर द रॉन्ग वाज डन, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, और जहां पे डिफेंडेंट वॉलंटरी रह रहा है या अपना बिजनेस कैरी कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों में से कहीं पे भी सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, ए रेजाइड्स इन बेंगलोर। ए जो है बेंगलोर में रह रहा है, पब्लिश द डिफेमेटरी स्टेटमेंट ऑफ बी, और एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट बी के खिलाफ पब्लिश करता है दिल्ली में। तो इस कंडीशन में जो बी है वो ए को या तो बेंगलोर कोर्ट में सू कर सकता है या दिल्ली कोर्ट में। उसके बाद जो सेक्शन 20 है, ये बात करता है अदर सूट्स की, टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रेसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, जहां पे डिफेंडेंट रह रहा हो या जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट और कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की भी बातें की गई हैं, जहां कहीं भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का ब्रीच हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन भी जाएगी हमारी सेक्शन 20 में। और इसमें भी जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट को जिस जगह पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है या जिस जगह पे डिफेंडेंट रह रहा है, दोनों में से कहीं पे भी सू कर सकता है। एग्जाम्पल इसमें भी बता देता हूं आपको दोस्तों। सी एक ट्रेड्समैन है इन बेंगलोर। सी जो है ट्रेड्समैन है बेंगलोर में। डी कैरीज ऑन बिजनेस इन हैदराबाद। जो डी है वो अपना बिजनेस कैरी कर रहा है हैदराबाद में। डी बाय हिज एजेंट इन बेंगलोर। डी का जो एजेंट है बेंगलोर में, बाइज गुड्स फ्रॉम सी एंड रिक्वेस्ट सी टू डिलीवर देम टू अमरचंद कंपनी। वो सी से कहता है कि अब उसका जो सामान है वो अमरचंद कंपनी में डिलीवर कर दिया जाए। सी डिलीवर द गुड इन बेंगलोर अकॉर्डिंगली। जो सी है उसने बेंगलोर में उसने जैसा कहा था उसका जो गुड्स था डिलीवर कर दिया। सी में सू फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स आइदर इन बेंगलोर वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। बेंगलोर जहां पे उसने सामान भेजा था, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, या तो वहां पे वो सू कर सकता है, और या फिर हैदराबाद में जहां पे डी अपना बिजनेस कैरी कर रहा है या वहां पे रह रहा है। ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन, आधिकारिकता के लिए आक्षेप। सेक्शन 21 डील करता है विद द टर्म्स ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन, जिसमें सबसे पहला आता है पेक्यूनरी लिमिट्स को लेके कोई ऑब्जेक्शन अगर उठता है, और दूसरा है लोकल लिमिट्स को लेके या उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स को लेके कोई अगर ऑब्जेक्शन किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर केस सेटल्ड हो चुका है या फर्स्ट इंस्टांस में सेटलमेंट के पहले कोई ऐसी सूट लाया जा रहा है कि कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी रिविजनल या अपीलेट कोर्ट तब तक कोई भी वाद नहीं ला सकती है ज्यूरिडिक्शन को लेके, जब तक कि उसको नहीं लगता है कि यहाँ पे फेल्योर ऑफ जस्टिस हो रहा है। नॉन अप्लीकेबिलिटी होगी कोर्ट अपीलेट या रिविजनल कोर्ट की दो तरीके के ज्यूरिडिक्शन में, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को लेके या फिर पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन को लेके। इन द केस ऑफ करण सिंह वर्सेस चमन पासवान, ये जो केस था करण सिंह वर्सेस चमन पासवान का, इसमें सेम चीज ऑब्जेक्शन को लेके बात की गई कि अगर कोई कोर्ट किसी केस को इंटरटेन कर रही थी जिसमें उसकी पेक्यूनरी या टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं बन रहा था, तो ऐसी कंडीशन में ये सिर्फ इलीगल एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन कहा जाएगा, ना कि केस के डिसीजन को पूरी तरीके से वॉइड किया जाएगा। जो केस का डिसीजन होगा उसको कभी भी ज्यूरिडिक्शन के वाद को लेके वॉइड नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसको इलीगल एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिडिक्शन ये टर्म यूज किया जाएगा। Bars on suit to set aside a decree on objection as to place of suing। सेक्शन 21 कहता है कि अगर किसी डिक्री को लेके ऑब्जेक्शन उठता है और उसको सेट असाइड करने के लिए सूट लाया जाता है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी या उसका प्लेस ऑफ सुइंग नहीं बन रहा था, तो ऐसी कंडीशन में उस पे कुछ बार्स लगाए जाते हैं या उस पे रोक लगाई जाती है कि ऐसी डिक्री या
ऐसी डिक्री को सेट असाइड नहीं किया जा सकता है। नो सूट शैल बी ब्रॉट अप चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ डिक्री पास्ड इन अ फॉर्मर सूट। अगर कोई सूट जो पहले जिसमें डिक्री पास हुई है बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन द पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, अगर कोई जो सेम पार्टीज हैं या जो पार्टी सेम टाइटल के अंदर लिटिगेट कर रही हैं, तो वो कभी भी डिक्री को सेट असाइड करने के लिए सूट जो होगा उनका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। And finally, this is the end of our video. If you like the video, then share it and subscribe my channel. दोस्तों सारे लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे लिंक्डइन आईडी पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।